सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया में मैं हूं अलीना इलियास, मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम और आज हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद मेतला साहब। आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे पीटीआई और उसकी फॉरेन पॉलिसी, क्या खोया क्या पाया, और कुछ अहम विजिट भी आने वाले हैं, कुछ इस हवाले से भी बात करेंगे। जी समी साहब। बहुत शुक्रिया अलीना। आप अब वैसे तो इस गवर्नमेंट को अभी बहुत ज़्यादा 2-3-4 साल नहीं हुए, एक साल भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल क्योंकि ये अब काम तो शुरू हो गया, काम तो शुरू है और 8-9 महीने हो चुके हैं, 10 महीने। और वैसे भी ये जो दिन है, इन दिनों में लोग अपने घरों में बैठते हैं और एनालिसिस भी करते हैं कि क्या खोया क्या पाया। तो हम भी आज ये शाहिद मेतला को इसीलिए बुलाया कि फॉरेन पॉलिसी में शाह महमूद कुरैशी साहब बड़े रोबस्ट मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स कि क्या पाकिस्तान ने हासिल किया है। वैसे तो आम आदमियों से पूछे तो वो कहते हैं जी सिवाय इसके कि चंद पैसे आ गए हैं पाकिस्तान के पास इधर उधर से पूछ के, तो इन्होंने फॉरेन पॉलिसी में तो कोई इतनी ज़्यादा अचीवमेंट नहीं हासिल की। वो देखें इंडिया ने क्या हमारा भुरकस बनाया और हम मौलाना मसूद अजहर का नाम भी आ गया पाबंदी वाली लिस्ट में, लेकिन फॉरेन ऑफिस इस पर भी खुशी के और फतह के शादियाने मना रहा है कि जनाब क्या हमने ज़बरदस्त डिप्लोमेसी की है सब कुछ। शाहिद मेतला, 9 महीने आप फॉरेन ऑफिस कवर करते हैं, कौन सी सबसे बड़ी अचीवमेंट है अगर मैं आपसे पूछूं वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की और तहरीक इंसाफ की हुकूमत की? सब फ्रैंकली जो ये वाली गवर्नमेंट है इसने काफ़ी चीज़ों को जो है सामने रखते हुए काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस की है। उसमें मैं अगर बात अच्छा एक बात मैं बता दूं आपको, ये जो आपके अपने सोर्सेज होते हैं ना, इनके लिए कोई मक्खन मारी करने की कोशिश ना कीजिएगा आपके कि सोर्सेज जिंदा रहें। जरा बात पूरी ख्याल से कीजिएगा कि लोग आपको देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, हमने सवाल करने हैं, फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं आप। मैं बार बार ये शॉर्ट चलाऊंगी अगर कोई गलत बात की तो। जी मैं बिल्कुल जो भी बात करूंगा मैं मतलब ओत तो देने से रहा, लेकिन जो भी बात करूंगा खरी बात करने की कोशिश करूंगा। देखिए जो इस्लामी ममालिक थे उनसे भी पिछले कुछ अर्से में हमारी नाराज़गी चल रही थी। सऊदी अरेबिया का ही ले लीजिए, यमन में हमने फ़ौज नहीं भेजी, जिसके बाद थोड़ी बहुत तिश्नगी थी उनको पाकिस्तान के हवाले से, वो रिकनसाइल हुए। यूएई का जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स था उसने कजलबाश उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयान दे दिया था और इंडिया के काफ़ी ज़्यादा करीब चला गया था यूएई, लेकिन वो भी रिकनसाइल हुआ। आप देखिए कि सऊदी अरेबिया के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने दूसरा जो विज़िट किया है वो यूएई का किया और यूएई ने हमें $3 बिलियन की इमदाद भी दी है और एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी हमें दी है। इसके अलावा जो अमेरिका बहुत ज़्यादा लग रहा था। यूएई में रुकिए ज़रा, इधर थोड़ा मिडल ईस्ट की करते जाते हैं। ये कुवैत ने पाकिस्तानियों के वीज़े पर पाबंदी लगाई हुई थी, इस हवाले से कोई वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कुछ कामयाबी हासिल कर सके? जी इस सिलसिले में अभी जो उनका हफ्ता पहले विज़िट था, कुछ दिन पहले विज़िट था कुवैत का, वो बड़ा कामयाब रहा है। 2 रोज़ा ये दौरा था, उसमें वो अमीर कुवैत से मिले हैं, जो वज़ीर ख़ारजा हैं कुवैत के उनसे, और दीगर जो उनकी सिविलियन क्या थी उन सब से उनकी मुलाकातें हुई हैं। उसमें जो है उन्होंने यही वाला इशू उठाया और कुवैत ने एश्योर किया है कि हम ये जो पाकिस्तानियों पर वीज़ा की पाबंदी है इसको लिफ्ट कर देंगे और आने वाले कुछ दिनों में ये होगा कि कुवैत में भी पाकिस्तानी जाना शुरू हो जाएंगे। कमेंट करना चाहता हूँ, मेरा सवाल है, सवाल आप कीजिएगा, कमेंट है मेरा। ये देखें कितनी महारत से मैंने जो सवाल किया कि क्या पाबंदी उठा ली गई, सिविलियन से मिले, क़यादत से मिले, यकीन दिलाया और अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले दिनों में आप भी शायद मेतला सियासतदानों की तरह बात करते हैं, यानी कि पाबंदी नहीं उठाई अभी तक, कुवैत पाकिस्तानियों को वीज़े जारी नहीं कर रहा। खबर ये है ना, असल बात तो ये है ना। जी सभी साहब, असल बात तो यही है। देखें वो जब भी डिप्लोमेटिक फ्रंट पर कोई बात होती है तो टाइम चाहिए होता है, टाइम रिक्वायर्ड होता है दोनों जानिब से। इस तरह से तो हम ये भी कह सकते हैं सिर्फ गरीब आदमी को टाइम चाहिए होता है और वो बेचारा टाइम का इंतजार कर रहा है। सऊदी अरब के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात थोड़े खराब थे यमन को लेके, अब आप वो सेटलमेंट हो गई, क्या हम भेजेंगे फौजें? तो हम नहीं भेजेंगे, लेकिन कुछ लोग ये बताते हैं कि कुछ हमने भेजे भी हैं। लेकिन ये आप देख लीजिए कि उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ताल्लुकात बेहतर हुए हैं। मोहम्मद बिन सलमान का दौरा रहा है, बड़ा कामयाब दौरा था, जिसमें उन्होंने कोई 25 से 30 बिलियन डॉलर्स के मुआहदे भी किए हैं पाकिस्तान के साथ। और इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने एक्सटेंड किए जो
फैसिलिटी है, कोई $9 बिलियन का जो ऑयल है वो ठीक है। उधार पे दे रहा है। अच्छा, यूएई के साथ जो आपने बात की है, जो इमदाद दी जा रही है यूएई की तरफ से, वो मटेरियलाइज हो गई ये चीजें या अभी जी उस वो पे काम हो रहा है? वो बिल्कुल मटेरियलाइज हो 2 गई बिलियन हुई तो मेरे ख्याल है, आ 2 चुके हैं। बिलियन डॉलर्स आ गए हुए हैं, $1 बिलियन रह गए हुए हैं। इसके अलावा जो है हमारी जो मैन पावर है वो भी अगले कुछ रोज में ज़्यादा बड़ी मिकदार में वहाँ पर जाना शुरू हो जाएगी, ज़्यादा तादाद में वहाँ पर जाना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा अमेरिका भी किसी हद तक रिकनसाइल हुआ है। हमने देखा था कि पिछली गवर्नमेंट में, मुझे अभी भी याद है, सितंबर 2017 था जब ये लग रहा था कि शायद अमेरिका पाकिस्तान पर भी हमला करने जा रहा है। एक बड़े अजीबो गरीब किस्म के बयानात आ रहे थे, चूँकि अगस्त 17 में अपनी पॉलिसी जनूबी एशिया के हवाले से प्रेसिडेंट ट्रंप ने दी थी, अनाउंस की थी। उसके बाद हालात काफ़ी कशीदा हो गए थे, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि अभी जब पीएम इमरान खान आए तो उनकी जानिब से, माइक पम्पियो की जानिब से फ़ोन भी किया गया इमरान खान को। इसके अलावा प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से ट्वीट भी किया गया और फिर ये बार बार ये कहा गया अमेरिका की जानिब से कि हमें पाकिस्तान की ज़रूरत है। एक तरह से अगस्त और सितंबर 17 में अमेरिका जो है एक तरह से अबंडन कर चुका था पाकिस्तान को, और यूँ लग रहा था कि जब अभी अटैक हो जाएगा पाकिस्तान पर, लेकिन वो रिकनसाइल हुआ, वो टेबल पर आया और पाकिस्तान पर डिपेंडेंट नजर आ रहा है अब थारोली तालिबान के साथ मुज़ाकरात के हवाले से। अगर आप थोड़ा माशाल्लाह बड़ी स्पीड में आपकी, और शुक्र है कोई और आप स्पीड है आप बात उससे कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, आपने ये कहाँ से ये बात आप कर रहे हैं कि अमेरिका पाकिस्तान पर हमला करने वाला था? ये तो आप, ये पता नहीं ये आपके वहमो गुमान में हो सकता है या आपकी, वो तो ये बात दुरुस्त है कि उन्होंने कहा कि आप डू मोर करें, और उन्होंने ये कहा कि वो अभी भी वो कह रहे हैं कोलिशन सपोर्ट फंड की जो मद में हमें पेमेंट्स होनी थी वो उन्होंने रोक दी, वो अभी तक नहीं की। जो एक बड़ी डेवलपमेंट है वो मैं इसको मानने के लिए तैयार हूँ कि IMF एक पॉलिटिकल बैंक है, अमेरिका उसको कंट्रोल करता है। पाकिस्तान भारत की बावजूद इसके कि भारत ने बड़ी मुखालफत की है, पाकिस्तान ने IMF से एक लोन ले लिया। लेकिन अब ज़रा मुझे इस बात का आप जवाब दे, ज़रा ये बताइएगा मैं जो अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि कितना पाकिस्तान ने ये डिलीवर किया। तालिबान को मुज़ाकरात की टेबल पे लेके आया पाकिस्तान, बिल्कुल अमेरिका के साथ, और अमेरिका के कहने पे ये सब कुछ किया गया, जिसके बाद ट्रंप ने तारीफ थोड़ी बहुत की। जब मुज़ाकरात पे लाने की बात हो रही थी तालिबान को, तो ये कहा गया पाकिस्तान से कि इसके नतायज कुछ भी हो आप तालिबान को ले आएँ टेबल पे। तालिबान आ गए। अब जब तालिबान ने जो अफ़गान गवर्नमेंट है उसको मानने से इनकार कर दिया, सीज़ फायर से भी इनकार कर दिया, हमने पूरी कोशिश की, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ये डायलॉग मीनिंगफुल बनाने के लिए आप अपना रोल प्ले करें। IMF के लोन के अलावा मुझे आप ये बात बताएं कि अमेरिका ने कौन सी पाकिस्तान को रियायत दी है? अब आप जाएं, आपका 5 साल का मल्टीपल वीज़ा लगा हुआ, कोई सहाफ़ी जाए तो उसको हो सकता है 3 महीने का दे दें। सरकारी अफसरान तक के वीज़े अमेरिका ने बंद कर दिए हैं। किसी तरह भी पाकिस्तान को कोई रियायत कहीं देने के लिए तैयार नहीं है। अभी जो इंडिया के साथ हमारी जो हुई पुलवामा अटैक के बाद जो जॉन बोल्टन के बयान आए, जो स्टेट डिपार्टमेंट के बयान आए, जो अमेरिका के सदर के बयान आए, उन बयानात की वजह से भारत ने हिम्मत पकड़ी और पाकिस्तान में जहाज हमारे आर्मी चीफ को उन्होंने एड्रेस किया, जिस तरीके से वज़ीर आज़म साहब को एड्रेस किया, जो प्रेस रिलीज उनकी तरफ से आ रही थी, तो जो वो जब जहाज गिराए पाकिस्तान ने, तो उसके बाद रियलाइज किया कि यार ये तो कहीं दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं और कुछ इसमें ऐसी चीज ना हो जाए, और वो उन्होंने पाकिस्तान पे उन्होंने उस पर वो थोड़ा सा उस पर नरम हुए। लेकिन इस पर जरूर मैं आपका कमेंट चाहूंगा कि भाई वो जो मौलाना मसूद अजहर की बात थी उस पर वो यूनाइटेड नेशन, वो जो सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका चला गया उसकी करारदाद के लिए, तो ये पाकिस्तान के से ताल्लुकात जो हैं उसमें सिवाय IMF के जो हमें लोन मिला, कोई और कहीं बेहतरी आपको नजर आई? सर समी साहब, मसूद अजहर के हवाले से अगर बात की जाए, मेरी आपसे बात भी हुई थी और आपके बड़ा एक क्रिटिकल एनालिसिस था जो कि बहुत अच्छा था। हमारी 2-3-4 वीक्स पहले इस पे बात हो रही थी और मैंने बताया था कि डिप्लोमेटिक सोर्सेज ये कह रहे हैं कि मसूद अजहर को बैन कर दिया जाएगा, और पाकिस्तान ने चीन के साथ ये बात भी कर ली है। ये पाकिस्तान की मर्ज़ी से हुआ है, ये जो बैनिंग हुई है, ये जो लिस्टिंग हुई है मसूद अजहर की, ये पाकिस्तान की मर्ज़ी से हुई है। एक सिक्योरिटी काउंसिल में मामला चला गया था, उस मामले को वापस जो है 1267 कमेटी में वापस लाया गया। चाइना ने ये कह दिया था कि आप अमेरिका से कि ये आप इसको ना लेके जाएं, इसलिए कि चाइना तो इसको डेफिनेटली वीटो करने जा रहा था। जैसे आपने कहा, ये पाकिस्तान ने
इसको चाइना से ये कहा कि बिल्कुल लेकिन हम समीर इसको साहब, आपका वापस सवाल ये था लेकिन कि वो- पाकिस्तान के ताल्लुकात अमेरिका से क्या बेहतर हुए हैं? ये तो हम मसूद अजहर साहब की तरफ चले गए और अलीना, चाइना की तरफ ये चले बड़ा गए। ये अलीना ये बड़ा बहुत अहम इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है। अगर मैं important अगर जी, आपको जी, जी। एक्सप्लेन कर सकूं तो उसमें जो पाकिस्तान की जो इंटेंशन थी ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी और बड़ी शायद रैशनल भी थी। समी साहब इससे डिसएग्री करेंगे। देखें, पाकिस्तान दो तीन तरह से सोच रहा था। एक तो ये कि हम बार बार जो है चाइना को, एक दोस्त को हम जो है उससे फेवर ले रहे हैं और उसको मुश्किल में डाल रहे हैं। दूसरी बात, और मुश्किल में भी ऐसी चीज़ों के लिए डाल रहे हैं, मसूद अजहर की आज लिस्टिंग हुई है, उन पे 3 तरह के बैन है जो कि कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और बहुत सब्सटेंशियल इस तरह से नहीं है कि उन पे कोई पाकिस्तान पे पहाड़ गिर जाएगा या मसूद अजहर पर। ठीक है, पाकिस्तान का नाम यहाँ पर ज़रूर आया है। देखिए, असलहा नहीं रख सकेंगे, बैंक अकाउंट नहीं रख सकेंगे और प्रॉपर्टी नहीं रख सकेंगे और फ्लाई नहीं कर सकेंगे। बस ये 3-4 तरह के उन पे बैन है। अच्छा, एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो है पाकिस्तान के जहन में, मैं सभी साथ बात खत्म कर लूँ। पाकिस्तान ये जब मेरी बात हुई बहुत सारे डिप्लोमेट से, उनका कहना था कि पाकिस्तान ये चाहता है कि अगर मसूद अजहर की लिस्टिंग हो जाने के बाद इस खित्ते में हालात अच्छे हो जाएं और इंडिया के साथ हालात अच्छे हो जाएं और नॉर्मलाइजेशन हो जाए, सौदा जो है वो बुरा नहीं है। और एक तरह से हमने यूं भी कहा जा सकता है इसको कि हमने इंडिया को और मोदी को फेवर दी है कि उन्होंने, जब हमने इलेक्शन से पहले, चूंकि इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसको उन्होंने एज ट्रम्प कार्ड यूज़ किया इंडिया में और इंतखाबात से पहले हमने उसकी लिस्टिंग करवाने की इजाज़त दे दी। उससे ये हुआ कि उसको अच्छा खासा गेन हुआ मोदी को। तो मोदी इलेक्शन जीतने में, जहां और पुलवामा और दूसरा जो उनकी 26 फरवरी वाली स्ट्राइक थी, उसके बाद ये मसूद अजहर की लिस्टिंग भी एक बहुत अहम पॉइंट था जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा अक्सरियत मिली। तो पाकिस्तान की इंटेंशन ये भी थी कि एक तो दोस्त को मुश्किल में ना डाला जाए एक ऐसी चीज़ के लिए जो इतनी गैर मामूली नहीं है, और दूसरा इससे खित्ते में बेहतरी आ जाएगी। और इंडिया का जरा एक सेकंड रुक जाए, खित्ते में बेहतरी कैसी आ जाएगी? आपने तो एक बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया कि ये बड़ी फेवर दी गई मोदी को ये बयान करके। आपने ये जो बात की है, इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत, और आपने ये बता दिया कि जो भारत की गवर्नमेंट पाकिस्तान के बारे में एक तासुर बनाने की कोशिश कर रही है कि टेररिस्ट हैं और टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं, वो भी आप सपोर्ट कर रहे हैं ये बात करते हैं। अब दूसरी बात जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ वो ये है, मुझे आप ये बात बताइए कि मोदी का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था उसमें ये है कि कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हम चेंज करेंगे और हम उसको लेके आएंगे। वो उसमें जो जब वो स्टेटस चेंज होगा तो पूरे भारत से वहाँ पर कोई भी पॉपुलेशन आके सेटल हो सकती है, प्रॉपर्टी खरीद सकती है। मंसूबे का मतलब ये है कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी है उसको आप अक़लियत में तब्दील कर दें, नंबर 1। दूसरी बात कि मैं भारत पाकिस्तान को नीस्तो नाबूद कर देगा, तबाह बर्बाद कर देगा, बदला हम लेंगे और उनको हम सबक सिखाएंगे। ये उसका मैनिफेस्टो है। तो ये खित्ते में अमन, ताल्लुकात की बेहतरी, ये मुझे बताइए, ये आपने उम्मीद किस तरह से कायम कर ली है? किसी पाकिस्तानी ने, एक बंदा इलेक्शन ये जीतता है कि मैं पाकिस्तान पर, अगर वो, मैं आपको लाइनें पढ़ के अभी ये वेबसाइट से दिखा देता हूँ, जो वो ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, कश्मीर का स्टेटस चेंज करेंगे, और सबसे बड़ा जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मामला है वो कश्मीर है। तो फिर खित्ते में अमन इस तरह से आएगा कि आप कश्मीर के मामले पर आपने बेच दी हर शय, आपने सरेंडर कर लिया, बिल्कुल आप लंबे पड़ गए। देखिए समी साहब, ये बात तो खैर गवर्नमेंट और दूसरे स्टेक होल्डर्स को समझनी चाहिए, लेकिन इस सारी चीज़ के बाद और मोदी के इलेक्शन जीतने के बाद चीज़ों में बहुत बेहतरी आई है। पिछले दिनों 21 मई का वाक़या है कि जब सुषमा स्वराज को जाना था वज़रा SOC शंघाई तावन तंजीम के हवाले से बिश्केक किर्गिस्तान में एक इजलास था वज़रा ख़ारजा कौंसल का, उसमें सुषमा स्वराज के तैयारे को पाकिस्तान से गुजर के जाना था। उसके लिए मेरी एक्सक्लूसिव स्टोरी भी थी। उसके लिए उन्होंने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की कि हमें ये फ़ज़ाई हदूद जो है इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए, जिसको पाकिस्तान ने बाखुशी जो है मान लिया और ये इजाज़त दे दी गई। और इस्लामाबाद से देखिए ये बर्फ पिघली है अलीना, देखिए बर्फ पिघली है, ये एक बहुत बड़ा साइन है। देखिए पाकिस्तान की तरफ से पिघली है ना जी, पाकिस्तान की तरफ से पिघली है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कंग्रेचुलेट भी किया, सबसे पहले रहनुमा है वो शायद दुनिया में जिन्होंने सबसे पहले मोदी को कंग्रेचुलेट किया है उनके इलेक्शन जीतने में। मेरा आपसे यहाँ पे एक सवाल है। अच्छा, मैं एक बात और कर लूं। एक सेकंड आप कर लीजिएगा बात, सवाल पहले सुन लें।
जी। जेस्चर्स की बात हो रही है ना, पाकिस्तान ने पिछले 15, 20, 30 साल में मैं आपको 20 जेस्चर गिनवा देता हूँ। टेंशन जब भी हुई है उसको ईज करने के लिए पाकिस्तान ने जेस्चर दिए, भारत मुज़ाकरात की टेबल पर भी आया, लेकिन उनका नतीजा कुछ इसलिए नहीं निकला। आपको आगरा में जो होने वाला था वो भी उन्होंने नहीं होने दिया जब मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट थी। कश्मीर के हवाले से इंतहा पसंदी जो है भारत के अंदर, वो ये जेस्चर्स तो आएंगे, आप मुज़ाकरात की टेबल पर भी बैठेंगे, लेकिन उसका प्रैक्टिकल जो एक आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन है वो ना आया ना आएगा। तो फिर ये उम्मीद कहां से कायम होगी? जेस्चर अच्छा दे दिया, गुजरने दिया, कल मेल मुलाकातें हो जाएंगी, थोड़े बहुत वीजे भी खुल जाएंगे, लेकिन ये जो इशू है पाकिस्तान और भारत के दरमियान जिस पर सारी बात हो रही है, जिस पे हम कर रहे हैं, सिंबॉलिकली मसूद अजहर का नाम भी डाल दिया, प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन जिनका दहशतगर्दी से ताल्लुक ही नहीं है उनको दहशतगर्द बना के उन पर पाबंदी लगा दी। इंडिया को यहां तक कह दिया कि जिसको आप दहशतगर्दी कहते हैं, जो सबसे बड़ी डिमांड थी, जिसको वो जो उफा में जो कुछ हुआ था जिस पर बड़ी तनकीद होती रही, वो भी मान ली पाकिस्तान ने। लेकिन ये जेस्चर तो पाकिस्तान दे रहा है ना कि हर चीज को दहशतगर्दी समझ के हम उस पर बात करने के लिए तैयार हैं। समीर साहब, ये भी एक जेस्चर है कि उनकी गवर्नमेंट जो है रिक्वेस्ट करती है पाकिस्तान से कि हमें ये फेवर दें, हमने वो फेवर दे दी, और एक बहुत बड़ी फेवर जिसका वो 30-40 साल से मुतालबा कर रहे थे इंडिया वाले कि हमें जो है सेंट्रल एशियन स्टेट्स तक रसाई चाहिए, वो भी फेवर देने की बात हो रही है। बल्कि पिछले दिनों DGISPR ने भी इस हवाले से कहा और बयान आया कि पाकिस्तान इस बारे में सोच सकता है। तो मेरी जब दूसरे लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल पाकिस्तान ऐसा सोच रहा है और सोच सकता है और दे सकता है, जो कि उनका दरीना मुतालबा था इंडिया का, और अफ़गानिस्तान का भी दरीना मुतालबा था कि इंडिया की जो गुड्स हैं वो उनको अफ़गानिस्तान डायरेक्ट आने दिया जाए। पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, वाघा बॉर्डर, अटारी से वाघा और वाघा से इस तरफ काबुल जाएंगी चीज़ें। तो ये भी एक बहुत बड़ा जेस्चर है पाकिस्तान की जानिब से दिया गया। अब इंडिया ने भी आउटरीच किया है पाकिस्तान को बहुत सारे मामलात में। दो करतारपुर पे एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था, उसको हॉल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब अगले कुछ दिन जो है आउटरीच किया है। भाई बात सुन लें, पुलवामा हमला और ये जो सारी टेंशन थी, बहुत सारे लोग इस बात पे एनालिसिस भी करते हैं, मुत्तफिक हैं कि ये एक साजिश थी मोदी साहब को इलेक्शन जितवाने के लिए। 3 रियासतों में इलेक्शन हुए पहले, मोदी मुकम्मल तौर पे हार गया उनमें, उनकी जमात। तो उन्होंने, इंतहा पसंदों ने एक पुलवामा में एक स्टेज किया, एक नाराज़ और जो कश्मीरी नौजवान था जो वहाँ की नाइंसाफ़ियों से नाराज़ था, उसको ल्यूर इन करके ये धमाका कराया, पाकिस्तान पर हमला किया। एक मखसूस टाइम के लिए उन्हें टेंशन चाहिए थी भारत में वार फ्रेंजी करने के लिए, इंतहा पसंद हिंदुओं को एक परचम तले जमा करने की, वो उन्होंने कर ली। अब अगले 5 साल उन्होंने हुकूमत करनी है और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपसे मनवा ली जिनको अभी आप बयान कर रहे हैं गुड जेस्चर, और कह रहे हैं कि बर्फ़ पिघली है। ये बर्फ़ भाईजान इधर ही पिघली है, उधर तो बड़े बड़े ब्लॉक पड़े हुए हैं बर्फ़ के, वो नहीं पिघलने वाले। सवाल मेरा ये है, ये जो हम उम्मीद की किरण अपने लोगों को देते हैं, जब अपना सरेंडर करते हैं और फिर उसको एक बयान करते हैं कि जनाब ये जो हमने किया बड़ा अच्छा जेस्चर किया, तो भाई ये 5 साल पहले फिर क्यों नहीं किया? ये अच्छा था, आज क्यों अच्छा है? पहले क्यों नहीं था? ये सरेंडर कब तक करोगे? कोई और करे तो कोई बात ही नहीं। देखिए, इस बात का जवाब तो मैं नहीं दे सकता। नहीं, मैं आपसे एनालिसिस चाह रहा हूं ना, आप फॉरेन ऑफिस कवर करते हैं, मैं आपसे एनालिसिस चाह रहा हूं। तो जिस चीजों को आप बड़ी एक अचीवमेंट बयान कर रहे हैं, मैंने आपसे पहले कहा था सोर्सेज को बचाने के लिए मक्खन ना मारिएगा। नहीं, मैं मक्खन नहीं मार रहा, मैं तो बड़ा जनाब, देखिए मैं वो सारी सीधी-सीधी बातें होता है और उनकी तरफ से जो डोसियर आता है उसमें कुछ भी नहीं होते सवाए सवालात के। क्या उसमें ताउन किया गया? देखिए, उसमें हमने जो है उनको डोजियर वापस भिजवा दिया कि इसमें कोई कंक्रीट कोई चीज नहीं है। हाँ, लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी हमने जो देना था हमने दे दिया, हमने सबूत देना था दे दिया। आप उनके टीवी चैनल देखे थे उन दिनों में? लीना, देखिए वो कोई शक नहीं है कि जितने भी वहाँ पर इस तरह की चीजें होती हैं, पठानकोट को देख लीजिए, हमारी टीम भी वहाँ पर गई, लेकिन हमारी टीम को भी प्रॉपर एक्सेस नहीं दी गई, जो विटनेसेस थे उन तक रसाई नहीं दी गई, और हमारी टीम जो है वो उसकी इनिशियल फाइंडिंग थी। ये इशू नहीं है। देखिए, मेरा सवाल कुछ और था। मैं आपसे, देखिए ये सारी वो चीजें, देखिए ये सभी साहब अगले भाई मेरी बात सुन चलेगा कि भाई मेरी बात सुन ले। मेरा, मैं आपसे, आप फॉरेन ऑफिस कवर करते हैं, मेरा सवाल आपसे ये है कि हम जितने भी जेस्चर दे रहे हैं, आप मुझे अपने तजुर्बे की बुनियाद से मैं आपका एनालिसिस चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान जो कुछ भी कर रहा है
और भी कुछ हो सकता है वो आगे जेस्चर दे। कोई इंडिकेशन एज ए जर्नलिस्ट आपको मिली है कि भारत कश्मीर के मामले पर थोड़ा सा भी संजीदा है, पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू को लेके, कश्मीरियों के पॉइंट ऑफ व्यू लेके, कि कोई हम आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन निकालेंगे? इस सारी टीम में जो मोदी साहब के साथ आई है, पहले से मौजूद है, आपको कहीं सिल्वर लाइनिंग कहीं आपको नज़र आती है? अच्छा समीर साहब, फ्रैंकली इस इलेक्शन के बाद मुझे ये नज़र आ रहा है कि शायद मोदी जो है वो ज़्यादा हम्बल हो जाएंगे, ज़्यादा बेहतरी की उम्मीद है दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की। इलेक्शन जीता उस दिन कश्मीर के अंदर एक मुजाहिदीन, 2-3 मुजाहिदीन को शहीद किया गया जिस दिन उसने इलेक्शन जीता, आपको पता है? जी बिल्कुल मुझे पता है, और कश्मीर मूवमेंट के हवाले से उनका बड़ा रोल था। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि कोई जैसे कुछ दिन पहले हमें इंडियन हाई कमिश्नर ने हाई कमीशन में बुलाया और उनसे भी मेरी काफ़ी डिटेल्ड बात हुई। उनका कहना ये था कि काफ़ी सारी चीज़ें अभी बेहतर होने की उम्मीद है। उन्होंने एक दो बातें ख़ास तौर पर ये की कि करतारपुर के हवाले से हम बहुत बड़ी जो है सेटलमेंट करने जा रहे हैं, जो कि अगले कुछ दिनों में हो जाएगी, जो कि एक्सपेक्टेड है। और करतारपुर एक बहुत बड़ा पॉजिटिव जेस्चर होगा दोनों ममालिक के लिए। और जो मोदी ने इमरान खान के जवाब में ट्वीट किया वो भी यही था कि ख़ित्ते में अमन है और ख़ित्ते में पीस होना चाहिए। देखें, ये तो जो अपरेंट जो पोस्चर्स हैं वो है, जो हमें नज़र आ रहा है कि ये इस तरह के ऑप्टिक्स हैं वो शो किए जा रहे हैं, और बाकी जो उनकी डीप स्टेट है वो अपना काम दिखाती रहेगी। हमारा मुझे ब्रेक पर भी जाना है, मैं चाहूंगी आप उसका हाँ या ना में जवाब दे दें। आपको लगता है अब मोदी सरकार जब बनेगी दोबारा से तो उसके बाद जो कश्मीर का इशू है वो हल हो जाएगा? देखिए, कश्मीर के इशू पे भी हमारी बात हुई है। कश्मीर का इशू नहीं, ये बिल्कुल हल नहीं हो सकेगा। कश्मीर का इशू हल होने के लिए बहुत टाइम चाहिए। और देखिए 340 जो आर्टिकल है कश्मीर में, उसी की बेस पर वो हुकूमत जो है वो आई है मोदी की, उसने अक्सरियत हासिल की है और 6 सीट्स में से जो कश्मीर की हैं वो 3 बीजेपी ने जीत भी ली है। साहब ने बता दिया है कि वो वहां से भारत से जो हिंदू है उनको सेटल करा रहे हैं कश्मीर में, और इसका मकसद ही ये है जिसकी शुरुआत हो चुकी है, जिन सीटों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक है, जिस ब्रेक से वापस आएंगे इस पर मजीद भी बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समीर साहब, अभी हम भारत के हिसाब के बारे में बात करेंगे या रशिया मैं चलेंगे? बात करना चाह रहा हूँ मैं, शायद आपने कुछ डिटेल्स भी हुई, कुछ हम एनालिसिस भी किया सारी चीज़ों पे। ये आपने इंडियन हाई कमिश्नर से अपनी गुफ्तगू का हवाला दिया कि उन्होंने भी कहा करतारपुर और बहुत सारी चीज़ें बेहतर होंगी। पाकिस्तान में एक सोच भी, इस तरह की भी सोच है कि अगर कश्मीर पर मामला ठीक नहीं होते तो ठीक है, उस पर गुफ्तगू जारी रहनी चाहिए, वो एक पेंडिंग मामला हो गया। दूसरे जो बहुत सारे मामला हैं जिनमें ट्रेड है और बहुत सारी चीज़ें, उन चीज़ों पर हम जो बलूचिस्तान में हालात है, जो पीटीएम के बारे में बताया जा रहा है, इन सारी चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है ना बेसिकली। तो जी बिल्कुल, अगर आप मुझे सवाल एक करने की इजाज़त दे दें पूरी। सर ओवर टू यू। जी, तो उसमें एक सोच है कि बहुत सारी दूसरी चीज़ों पर आप अगर एग्रीमेंट कर लें जिसमें ट्रेड में इजाफा हो जाए, आने जाने का लोगों को खुल जाए बॉर्डर, तो उससे वो एक सोच है पाकिस्तान में कि इसको हम आगे लेके चलें। अब जो आपकी पाकिस्तानी फ़ॉरेन ऑफिस से मुलाकात और उनसे रब्ता रहता है, ये सोच फ़ॉरेन ऑफिस में भी है कि चलें कश्मीर का मामला ऐसा है कि उसको हम एक साइड पर रखते हैं, उस पर एक निगोसिएशन शुरू कर देते हैं, लेकिन जो दूसरे जैसे ट्रेड के मामलात हैं, वीज़ों की आमदोरफ्त है, करतारपुर है और जो बहुत सारे दूसरे इशूज़ हैं, उन पर भारत के साथ अब हम मीनिंगफुल डायलॉग की कोशिश करें। ये आपको सोच कहीं नजर आती है फॉरेन ऑफिस में? 100% यही सोच नज़र आती है। और मैं बताऊं कि मसूद अजहर के इशू पर भी फॉरेन ऑफिस ने 1 महीना पहले ब्रीफिंग दी थी गवर्नमेंट को कि हमें जो है, हम मसूद अजहर पे ऐसे खामखा लटके हुए हैं, हमें आगे बढ़ना चाहिए, इसको हम सेटल करके हमें दूसरी चीज़ों की तरफ आना चाहिए। और फॉरेन ऑफिस का तो हमेशा से ये रिस्पॉन्स रहा है और ये उनका फीडबैक रहा है कि हमें कश्मीर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों पर मतलब ये करना चाहिए, बात करनी चाहिए। मैं एक बात इस पे ख़त्म कर लूँ,
उनका फॉरेन ऑफिस का मानना ये है कि जो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी बढ़ेगी उससे हमें बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को और इंडिया को फ़ायदा हो सकता है। 25 से 30 बिलियन डॉलर्स की जब ट्रेड हो जाएगी दोनों ममालिक के दरमियान, जो कि एक अच्छा हैंडसम पोटेंशियल है, उसके बाद सिनेरियो जो है वो पीस का, सिक्योरिटी का सिनेरियो बहुत चेंज हो जाएगा। तो फॉरेन ऑफिस एक सेकंड जरा हमेशा से ये फीडबैक रहा है भाई, कि एक सेकंड रुक जाए ना। जी, जी। फॉरेन ऑफिस का ये फीडबैक तो हम सबको पता है, मैंने सवाल भी इसीलिए किया था। इसका मतलब ये हुआ कि जो सोच पिछले कई सालों से मौजूद थी, जो भारत पाकिस्तान को समझाने की कोशिश कर रहा था कि आप अगर आज कश्मीर को माइनस कर दें तो हमारा आपके साथ कोई झगड़ा ही नहीं है, हम तो आपके साथ ट्रेड भी करने के लिए तैयार हैं, चीज़ आपके साथ करने के लिए तैयार हैं। तो पाकिस्तानियों ने अब ये बात मान ली है भारत की कि जी आप बिल्कुल दुरुस्त कहते थे, इस कश्मीर को हम एक साइड पर रख देते हैं, क्योंकि बहुत सारे लिबरल, बहुत सारे सहाफ़ी पाकिस्तान में ये बात कहते हैं कि यार ये कश्मीर ने तो आज़ाद होना नहीं है, ये कश्मीर तो हमें मिलना नहीं है, इसलिए अब आप कश्मीर को छोड़ें और अब आप दूसरी जो तिजारत है, ये जो रश्मी है, जो पैसा है, इसकी आप बात करें भारत के साथ। तो फिर इसीलिए ये सेल आउट हुआ। ये मौलाना मसूद अजहर का नाम भी टेक्निकल, वो जो एक सिंबॉलिक जेस्चर देना था, वो तंजीमें जो कश्मीर को जो इमदाद दे रही थी, जो मदद कर रही थी डिप्लोमेटिकली, भारत ये कहता है कि वो जंगी मदद दे रही थी, लेकिन कोई सबूत नहीं है पुलवामा का उनके पास, किसी को नहीं टैग कर सके। लेकिन अब ये पाकिस्तान की, मैं शायद मेतला आपसे पूछ इसलिए रहा हूँ कि ये पाकिस्तान की बुनियाद थी खारजा पॉलिसी की कि अगर कश्मीर पर एग्रीमेंट नहीं हो सकता, अगर कश्मीर पर बात नहीं हो सकती तो हम किसी और चीज़ पर बात नहीं करेंगे। तो अब आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्याल है कि फिर ये 100 प्याज भी हो गए और 100 जूते भी हो गए। अब हम उसी तरफ आ गए कि ठीक है जी, कश्मीर को भूल जाएं, एक साइड पर रख दें और करतारपुर का राहदारी खोल लें, ट्रेड खोल लें और दूसरी सारी चीजें कर लें। तो ये बड़ी तौर पर फिर यही बात है ना, जो आप मुझे बड़ा बयान फरमा रहे हैं कि जी जी बिल्कुल, जो फॉरेन ऑफिस है वो तो बड़े अरसे से यही बात कर रहे हैं, यही बात है ना। जी समी साहब, बिल्कुल ये आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं, लेकिन देखिए डिप्लोमेसी में जो चीज़ें हैं वो इस तरह से आगे लेके बढ़ी जाती हैं कि दूसरी चीज़ों पे हर चीज़ को साथ साथ एक एक पॉइंट को साथ लेकर चला जाता है। किसी चीज़ पहले फॉरेन ऑफिस ये नहीं कर रहा था पाकिस्तान का, आपका मतलब है पहले बड़े नालायक लोग थे, बड़े बुजुर्ग लोग थे। देखिए डिप्लोमेसी की बात होती थी, अगर नवाज शरीफ ने ये काम किया तो आपने उसको गद्दार कहते, अगर मैंने गद्दार उसको कहा ना, मैंने कभी गद्दार समझा है। मैं तो समझता हूँ कि गद्दार वाला जो फैशन है ये ख़त्म होना चाहिए पाकिस्तानी सियासत में भी, और पाकिस्तान की रियासत को भी ये गद्दार का जो टाइटल है ये बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू शायद साहब अगर आप कश्मीर पे इस तरह से सेल आउट कर लेते हैं, उसको अबेंडन कर देते हैं, तो फिर गद्दारी वाला तो चक्कर ही नहीं होगा। ये सारा मामला तो था ही इसीलिए कि आप कश्मीर को भूल जाएं, कि आप बस भारत के साथ ये जो कश्मीर के मामले पे बात करते हैं, उसके बाद हमारा झगड़ा क्या है उनसे। बेगद्दारी वाली तो बात ही खत्म हो गई। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मुझे कश्मीर ही थी वो चीज। डायलॉग थे ना कुछ इस तरह के जी, कंप्रीहेंसिव डायलॉग था। देखिए अगर मुझे 1-1.5 मिनट दे देंगे मैं सारे, देखिए हमारी स्टेट का ओवरऑल जो नैरेटिव है वो चेंज हुआ है। हमने जो बैंड आउटफिट्स थी उनको भी हमने जो है एक तरह से अबैंडन कर दिया है, और हमारे लिए वो कोई भी पॉलिसी टूल अब नहीं रहा। एक तो ये बात समझने की ज़रूरत है, और हमने इसको एडमिट किया है दुनिया के तमाम फ्रंट्स पे। एक आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि डिप्लोमेसी में चीज़ों को कुछ गिव और टेक होता है, कुछ ले देकर चीज़ें आगे बढ़ी जाती हैं। तीसरी चीज़ ये है कि डिप्लोमेसी में जो रियासतें होती हैं, रियासतों के साथ ताल्लुकात को बहाल करती हैं और वहां पर नेगोशिएट किया जाता है। देखिए किसी चीज पर फंसा नहीं जाता। और जो चौथी बहुत अहम चीज, समी साहब एक बात बता दूं, अलीना एक आखिरी बात सुन लीजिए, एक आखिरी बात सुनिए। देखिए पूरी दुनिया में इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस का जो कॉन्सेप्ट आया है ना, उसने इंटरनेशनल रिलेशंस को और सिक्योरिटी स्टेट के कॉन्सेप्ट को बदल के रख दिया है। अब जो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है वो आपकी बैकबोन बन चुकी है किसी भी इवन सिक्योरिटी स्टेट के लिए भी। हम तो खुद दहशतगर्दी का निशान है, तो हमने किनको अबैंडन किया है? जस्ट फेल टू अंडरस्टैंड। ये राह रास्त, राह निजात, हम लोगों ने लड़ा, नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, आपके सामने है सब कुछ। ये सब मेरे सामने है और सबके सामने है, लेकिन हमारी स्टेट जो है वो इसको अब ब्लैटेंटली इसको कह रही है। हमने दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं, अबैंडन कर दिया। आपने बिल्कुल मिक्स कर दिया। बैंड ऑर्गेनाइजेशंस
उनकी नकलो हरकत पर पाबंदी ये एक अलहदा इशू है। इंटरनेशनल फ्रंट पे कश्मीर का जिक्र ना करना अलहदा बात है। भारत के साथ मुज़ाकरात में कश्मीर को पीछे रखना, तिजारत को सामने लेके आना, ये एक अलहदा बात है। आप हर चीज़ को मिक्स कर रहे हैं। बैंड ऑर्गेनाइजेशन उनकी नकलो हरकत पे पाबंदी हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई, लेकिन भारत के साथ जो आपके ताल्लुकात हैं, उनके बीच में आपके जो इशू हैं, वो उसमें से भी आप कश्मीर को उठा के पीछे रख रहे हैं जो भारत कह रहा था। मुझे बताइए ना, अभी तो फिर होना तो ये चाहिए था कि अगर आपने उन तंजीमों से बिल्कुल उन पे पाबंदी लगाई है, बिल्कुल आप उनसे पीछे हटे हैं, तो दुनिया को आप इस बात पे माइल करते कि अब ये बायलैटरल नहीं है। आपके कहने पे, फैटफ के कहने पे, सिक्योरिटी काउंसिल के कहने पे हमने इन पे पाबंदी लगा दी, अब आप आइए और इस मसले का हल तलाश कीजिए। कहीं आपको ये एफर्ट नजर आती है? क्यों लोगों को आप मीठी गोलियां दे रहे हैं डिप्लोमेसी के नाम पर? इसको वैसे पंजाबी में और उर्फ आम में मुनाफकत कहते हैं, पाकिस्तान में तो इसका ये मतलब है। तो क्यों हम मुनाफकत स्टेज पे स्क्रीन पर बैठकर लोगों से करते हैं कि हाँ जी ये इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं? शायद मिर्ला, आप तो कुछ सरकारी बंदे नहीं हैं, आप तो सहाफ़ी हैं यार। लेकिन देखिए, बिल्कुल सहाफ़ी, लेकिन मेरा एनालिसिस भी है समी साहब कि हमें किसी चीज़ पे फंसना नहीं चाहिए। हमें चूँकि पूरी दुनिया में इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट है जिसको बड़ा वेगोरसली प्रैक्टिस किया जा रहा है। देखिए, कश्मीर जो है हमारी फॉरेन पॉलिसी का पहले भी सुर्खेल था और अब भी रहेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होगा। पहले हमारी अप्रोच ये थी कि कश्मीर पर बात होगी तो बाकी इश्यूज़ पर बात होगी। अब हमारी पॉलिसी शायद उस तरफ जा रही है जो कि अभी डिफ़ाइन होना है। इसको डिफाइनिंग मूवमेंट अभी इसके आने हैं, वो ये होगी कि हम बाकी कश्मीर के अलावा बाकी चीज़ों पर भी बात करने के लिए तैयार हैं, जिसका प्रूफ जो है एक करतारपुर की सूरत में हमारे सामने आया है। इसके अलावा आने वाले दिनों में पाकिस्तान अच्छा जो ठीक हो गया आपकी बात, मुझे आपके टाइम कम है, मैं समझ गया आपकी बात। छोड़ें इस बात को, करतारपुर और वो आ जाएंगे बेनिफिट्स तो देख लेंगे उसके। सही आपका एनालिसिस है, मैं खुदा ना खास्ता उसको रद्द नहीं कर रहा। ये जो शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें पुतिन से भी इमरान खान साहब की मुलाकात होगी, तो कोई मीनिंगफुल हमें इमदाद को मिल सकती है रशिया से? देखिए, रशिया ने काफ़ी पिछले अरसे में अप्रोच आउटरीच किया पाकिस्तान को, और पाकिस्तान ने भी काफ़ी पिछले दौर में किया, लेकिन कुछ जो डिफेंस डील्स थी इंडिया ने, वो चूँकि इंडिया का रुझान यूरोप की तरफ हो गया था, अमेरिका की तरफ और फ्रांस की तरफ उन्होंने काफ़ी कोई 70-80 बिलियन डॉलर्स के एग्रीमेंट्स किए थे यूरोप और अमेरिका के साथ, लेकिन फिर उन्होंने 10 से 12 बिलियन डॉलर्स के रशिया के साथ किए पिछले साल, जिसकी वजह से रशिया एक दफ़ा फिर जो है इंडिया के ज़्यादा करीब चला गया। शायद रशिया इसलिए भी हमारे करीब आ रहा था कि इंडिया उससे डिस्टेंस पे जा रहा था। अब जो है वो दोबारा से रशिया इंडिया के काफ़ी क्लोज़ हो गया और हम भी उसको आउटरीच करने की कोशिश कर रहे हैं। जून में 14 और 15 को SCO हेड ऑफ स्टेट्स का फोरम है जहां पर पुतिन और इमरान खान की मुलाकात हो सकती है, बड़े कवी इम्कानात है। दूसरी बात ये भी चल रही है कि जून में, जो कि मैंने कुछ अर्सा पहले ख़बर दी थी कि जून में एक्सपेक्टेड है, इस पर दोनों फॉरेन ऑफिस और रशियन एम्बेसी काम भी कर रहे हैं कि जून में पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं, लेकिन इमदाद की फौरी तौर पर तवक्को नहीं की जा सकती रशिया से। इमदाद की बात ही नहीं कर रहा, मैं मीनिंगफुल एक आपस में कॉपरेशन की बात कर रहा था जी। पाकिस्तान तो वैसे ही बड़ा बदनाम है, हर जगह कॉपरेशन काफी अच्छा एडवांस लेवल पे हो सकता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने भी बहुत आउटरीच किया है रशिया को, तो इस एक्सपेक्ट से भी आप कहना ये चाह रहे हैं कि रीच आउट किया है। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, ये जो एक मुलाकात के बारे में जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि हो सकता है कि इमरान खान साहब की पुतिन के साथ मुलाकात हो जाए, इंटरनेशनल जो इस वक्त अखबार आता है उसमें एक चीज़ ये भी आ रही है कि अमेरिका की तरफ से इंडिया पे दबाव डाला जा रहा है कि आने वाले दिनों में रशिया के साथ वो कोई भी डिफेंस या किसी भी किस्म का एग्रीमेंट नहीं करेगा। क्या इसका रीज़न ये है? और इससे पहले भी कुछ इस तरह की खबरें आती रही कि इमरान खान साहब को उसने मना कर दिया, मुलाकात डिसाइडेड थी रशिया के पुतिन साहब के साथ। देखिए, U5 एक डिफेंस सिस्टम है जो कि जो मिसाइल होता है फ़िज़ा में आता है उसको डिस्ट्रॉय करता है, वो गिरने नहीं देता। तो वो इंडिया ने 2 से 3 ख़रीदे हैं अभी रिसेंटली, $5 बिलियन का ऑलमोस्ट वो है जी। उसमें बिल्कुल अमेरिका का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था इंडिया पर, जिसकी वजह से थोड़ा डिस्टेंस हुआ, लेकिन इस डील के बाद और कुछ और डिफेंस डील्स के बाद वो कॉपरेशन थोड़ा और मज़ीद बेहतर हुआ है। और दूसरी बात ये है
जो आपका सवाल था दोबारा बताइएगा एक। मेरा सवाल बिल्कुल सिंपल था, ये जो आप मुझे बात कर रहे हैं ये पुरानी, ये कल की बात है जिसमें जो हाँ, नहीं, ऐसा नहीं ये आ है रही है कि दोबारा से प्रेशर डाला है कि अब आपने जी। रशिया की तरफ नहीं जाना, जी। इंडिया से ये कहा जा रहा है, ये अब की बात है, ये पुरानी बात नहीं जी, कर रही। जी, जिस जी, एग्रीमेंट जी, को आप जी, रेफर कर रहे हैं वो बिल्कुल, पुराना एग्रीमेंट है। और जब बिल्कुल। इससे पहले भी कुछ इस तरह की खबरें आती रही कि इमरान खान साहब की मुलाकात होते होते रहेगी पुतिन साहब से, देखिए इस वो तरह की चीजें भी पाकिस्तान कही ने गई ना। रिक्वेस्ट की थी पुतिन से रशिया से, लेकिन उनकी एंगेजमेंट्स बहुत ज्यादा अच्छा। थी जिस पर रशिया ने इनकार कर दिया कि चूंकि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सार आंखों पर, सही। लेकिन ये मुलाकात इसलिए नहीं हो सकती कि रशियन प्रेसिडेंट की बहुत ज़्यादा दूसरी एंगेजमेंट्स है, लेकिन बशकीक का जो SCO का फोरम है वहाँ पर मुलाकात हो सकती है। और जो इंडिया पर प्रेशर डालने की बात है, इंडिया ने कभी भी जो है वो उस तरह से अमेरिका का प्रेशर नहीं लिया, स्पेशली दूसरे ममालिक के साथ रिलेशनशिप के साथ। ये पाकिस्तानी ये प्रेशर लेता है, ईरान के साथ हो, रशिया के साथ हो, हमेशा इंडिया ने जो है बहुत ज़्यादा उनके साथ ट्रेड को भी बेहतर करने की कोशिश की और अपने रिलेशन को अपने तक महदूद रखा यानी कि है। आप और कह रहे हैं इसी इंडियन तक clear-headed है, नॉन पाकिस्तानी नहीं है, अलाइनमेंट इसलिए मूवमेंट pressure का ले लेते हिस्सा हैं। भी इंडिया रहा है और बड़ा कामयाबी से वो अमेरिका के साथ भी चलता रहा और नाम का रोकन भी रहा। तो ईरान ठीक है मितला साहब, वैसे मेरे कि हम मजीद भी आपसे बात करते हैं और जानते हैं कि फॉरेन पॉलिसी में इस वक्त क्या हो रहा है और फॉरेन ऑफिस इस वक्त क्या कर रहा है, लेकिन प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो गया, इसलिए हम तीनों को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।